हेलो फ्रेंड्स, आर्बिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल। क्या पढ़ेंगे? गुप्तोत्तर काल। इसके पहले हम लोग बहुत से टॉपिक पढ़ लिए हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता और उसके बाद वैदिक सभ्यता, महाजनपद और गुप्त काल, संगम काल। ये सब टॉपिक हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। आज जो पढ़ेंगे, कल पढ़े थे गुप्त काल और आज पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल, जिसे पुष्यभृति वंश और या वर्धन वंश। वर्धन वंश में कौन है सबसे प्रतापी शासक? हर्षवर्धन। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है वर्धन वंश, जिसमें हर्षवर्धन शासक है। तो हर्षवर्धन से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो इसको टॉपिक को एक अच्छे तरीके से देखना होगा हमें। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए, तो समय आप लोग का जाया न करते हुए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, जिसे गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल क्यों कहते हैं? क्योंकि गुप्त काल के बाद आया था, इसलिए गुप्तोत्तर काल कहते हैं। तो गुप्त काल के जो सामंत थे, गुप्त काल के जो सामंत थे, उन्होंने गुप्तोत्तर काल या जिसे वर्धन वंश कहते हैं उसका नींव रखा था। तो वर्धन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त काल के सामंतों को। और जो गुप्त काल का जो संस्थापक कौन था? कुषाण वंश के संस्थापक, कुषाण वंश के सामंत। कुषाण वंश के सामंत गुप्त काल के क्या हो गए? गुप्त काल के संस्थापक हो गए। और गुप्त काल के सामंत किसके संस्थापक हो गए? वर्धन वंश के। ठीक है, तो वर्धन वंश कैसे हुआ मालूम हो गया। ठीक है, वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? हरियाणा के थानेश्वर में। कहाँ के? हरियाणा के थानेश्वर में। ठीक है, और इसके बारे में जानकारी देखेंगे आगे। इंटरेस्टिंग कहानी एक है, उसको बताएंगे। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश। तो पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति वर्धन ने। कौन? पुष्यभूति वर्धन ने। अपने नाम पर ही पुष्यभूति रखा। ठीक है, तो पुष्यभूति वर्धन ने किसकी स्थापना की? पुष्यभूति वंश की स्थापना की। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो वो हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन किसका राजा था? पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? ह्वेनसांग। कौन आया था? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन के। आगे देखेंगे क्वेश्चन कि चालुक्य राजा, जो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट। पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को। किसे? हर्षवर्धन को क्या कहा जाता है? द्वितीय अशोक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? जो बाणभट्ट थे वो किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के। बाणभट्ट हर्षवर्धन के। और एक चीज क्या है कि बाणभट्ट क्या लिखा? तो हर्ष चरित्र कादंबरी किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। याद रखना, हर्ष चरित्र कादंबरी किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। बाणभट्ट किसके राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ह्वेनसांग, अगला क्वेश्चन क्या है कि ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? ह्वेनसांग जो था, तो कितने साल भारत में रहा? 14 साल। कितने साल? 14 साल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्वेनसांग कितने साल भारत में रहा? तो 14 साल। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि कुंभ का मेला, जो कुंभ का मेला प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जो कुंभ का मेला इस समय लगता है 4 स्थानों पर, वो किसे श्रेय दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को क्या दिया जाता है? कुंभ का मेला करवाने का श्रेय दिया जाता है। ये क्या करता था? अपनी साल भर जो कमाता था, साल भर की पूंजी दान कर देता था जाकर। कहाँ? कुंभ के मेले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। तो नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय हर्ष को हरा दिया था। कहाँ? नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, उसके आगमन को रोक दिया था, यानी कि उसे हरा दिया था। अगला क्वेश्चन है
चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय किसका शासक था? चालुक्य वंश का। तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया? अभी बता रहे थे ना कि हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। तो चालुक्य शासक जो था पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया? तो नर्मदा नदी। कौन सी नदी थी? नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो हर्षवर्धन के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था। कौन था दोस्तों? कन्नौज था। अगला क्वेश्चन है, हर्ष की आत्मकथा, हर्ष की आत्मकथा किसने लिखा? तो बाणभट्ट। किसने लिखा? बाणभट्ट। बाणभट्ट क्या लिखा? हर्ष चरित्र, हर्ष की आत्मकथा जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। कहाँ में? प्रयाग में। प्रयाग में क्या लगता है? कुंभ का मेला। जिसे श्रेय किसे याद दिया जाता है? हर्षवर्धन को। अगला क्वेश्चन है, वर्धन वंश की राजधानी, जो वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो वर्धन वंश की जो राजधानी थानेश्वर थी किस प्रदेश में है? तो हरियाणा में है। कहाँ है दोस्तों? हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संभवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? 606 ईस्वी में हर्ष संभवत की स्थापना की थी, तो किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। जब उसका राज्यारोहण हुआ दोस्तों, तो उसने क्या किया? हर्ष संवत चलाया। क्या चलाया? हर्ष संवत चलाया। अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हवेन सांग जो था कि भारत यात्रा में हवेन सांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर क्या था? मतलब जब हर्षवर्धन भारत की यात्रा कर रहा था तो उस समय सूती कपड़े के लिए, सूती कपड़े का जो उत्पादन होता था वह वहाँ किस नगर में होता था? तो मथुरा में। किस नगर में? मथुरा। मथुरा उस समय का प्रसिद्ध सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कवि बाणभट्ट निवासी था। कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? थानेश्वर का। और हर्षवर्धन ने राजधानी कहाँ बनाया? थानेश्वर ने। दोनों लिंक हो रहा है। ठीक है। हर्षवर्धन कहाँ राजधानी बनाया? थानेश्वर में। और थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा में। और कवि बाणभट्ट निवासी कहाँ का था? थानेश्वर का। बाणभट्ट ने क्या लिखा? हर्षचरित्र लिखा। हर्षचरित्र क्या है? हर्षचरित्र क्या है? हर्षवर्धन की आत्मकथा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया। तो हर्षवर्धन अपने जीवन काल में 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया। पहला कन्नौज में किया, दूसरा प्रयाग में। पहला कन्नौज में, दूसरा प्रयाग में। पहला कन्नौज में, दूसरा प्रयाग में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या होगा कि जो नागानंद, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे, कौन थे? हर्षवर्धन। कौन थे? हर्षवर्धन। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन है? हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है कि गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? जो गुर्जर थे उसको किस शासक ने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन केवल एक से परास्त हुआ था। किससे? पुलकेशन द्वितीय से। कहाँ? नर्मदा नदी के तट पर। लेकिन गुर्जरों को पराजित भी किया था। किसने? हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि जो क्या है, एक मिनट। आज भी भारत में, आज भी भारत में हवेन सांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? आज भी भारत में हवेन सांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? कि वह किसकी रचना की थी? सी यू की रचना की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सी यू की रचनाकार कौन है? ऑप्शन में दे देगा हवेन सांग, और क्या दे देगा? फायान दे देगा, और दे देगा मेगास्थनीज दे देगा, इसी तरह बाणभट्ट दे देगा। ऑप्शन ऐसे दे देगा। ठीक है। तो क्या होगा? हवेन सांग। सी यू की रचना कौन की? हवेन सांग। अगला क्वेश्चन है, हवेन सांग ने किसे शिलादित्य कहा है? हवेन सांग किसे शिलादित्य कहा है?
हमें सांग किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन को। तो किसे कहेगा? हर्षवर्धन को। ये तो याद करने वाली चीज ही नहीं है। तो हमें सांग ने किसे शिलादित्य कहा? हमें सांग को। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो गुप्त वंश के ह्रास के बाद यानी गुप्त वंश के समाप्ति के जब समाप्त हुआ तो उसके सामंतों ने किसका गठन किया? तो हर्षवर्धन का। ठीक है। उसके बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने उसके बड़े भूभाग का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो शशांक। हर्ष का बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो शशांक। इसके पीछे एक कहानी है जिसे हम बता देते हैं अभी कि जो प्रभाकर वर्धन था, क्या था? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन कौन था? जो पुष्यभूति वर्धन वंश का स्थापना करने वाला कौन था? पुष्यभूति वर्धन। पुष्यभूति वर्धन का पुत्र कौन था? प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थी। कितने संतान थी? 3 संतान थी। ध्यान से सुनना। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति वर्धन। पुष्यभूति वर्धन का पुत्र प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र कौन कौन? राजवर्धन, हर्षवर्धन, तीसरा पुत्री थी राजश्री। तीसरा पुत्री राजश्री। और राजश्री जो पुत्री थी उसका विवाह कन्नौज के राजा गृहवर्मन से हुआ। किससे? गृहवर्मन से। और मालवा के शासक, ध्यान से सुनना, राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा गृहवर्मन से हुआ। मालवा का शासक देवगुप्त। मालवा का शासक कौन था? देवगुप्त। उसने गृहवर्मन की हत्या कर दी। गृहवर्मन कौन है? अभी राजश्री का पति। तो उसकी हत्या कौन कर दिया? मालवा के शासक देवगुप्त ने। फिर क्या हुआ? राजश्री की भी हत्या करने का प्रयास किया लेकिन वह जंगल में भाग गई। फिर बाद में क्या हुआ? राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। राजवर्धन कौन था? प्रभाकर वर्धन का पुत्र, पहला पुत्र, और हर्षवर्धन का भाई। ठीक है। तो देवगुप्त ने गृहवर्मन की हत्या की। गृहवर्मन की हत्या कौन कर दिया? राजवर्धन। और राजवर्धन की हत्या कौन कर दिया? राजवर्धन की हत्या कौन कर दिया? बंगाल का शासक जो अभी बता रहे हैं, शशांक। शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दिया। राजवर्धन कौन है? हर्षवर्धन का भाई है। तो उसकी हत्या कौन कर दिया? शशांक ने। और शशांक ने किसकी हत्या कर दिया? राजवर्धन की। तो शशांक की हत्या कौन कर दिया? हर्षवर्धन। ठीक है। ये दोस्तों कहानी याद रखना कि कौन कौन किसका हत्या किया। तो प्रभाकर वर्धन का पुत्र 3 हुए, राजवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। राजश्री का विवाह गृहवर्मन में से हुआ। गृहवर्मन को कौन मार दिया? देवगुप्त। देवगुप्त को राजवर्धन, राजवर्धन को शशांक, शशांक को हर्षवर्धन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन संस्कृत का महान विद्वान भी था और लेखक भी था। अगला क्वेश्चन है कि हर्ष चरित्र किसने लिखी? तो बाणभट्ट ने। बताया हूं अभी। बाणभट्ट ने क्या लिखा? हर्ष चरित्र कादम्बरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है। जो शक संभवत है 556। अगर एक तिथि में 556 दिया है शक संभवत, तो उसका तिथि वर्ष क्या है? 634 ईस्वी। क्या है? 634 ईस्वी। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। शक संभवत कितना होता है? 78 ईस्वी के बराबर होता है। तो 556 में 78 जोड़ देंगे तो 634 होगा। ठीक है। शक संभवत जो है उसका प्रचलन कौन किया था? तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने शक संभवत चलाया था, जिसका 78 ईस्वी में किया था। तो 78 ईस्वी जोड़ देते हैं। जैसे शक संभवत दिया हो 500, ठीक है, और उसे ईस्वी में बदलना हो तो क्या करेंगे? उसमें और 78 जोड़ देंगे तो 578 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह 556 दिया है तो 556 में 78 जोड़ दिया तो 634 ईस्वी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है? तो कल्हड़। हर्ष के समय सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है? कल्हड़ की। अगला क्वेश्चन है सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की? तो कन्नौज। पहली राजधानी उसकी कहाँ थी? थानेश्वर। फिर बाद में कहाँ की? कन्नौज। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? तो प्रयाग।
बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था हर्षवर्धन ने? प्रयाग। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन होगा कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को रोका कौन? पुलकेशन द्वितीय ने। फिर से क्वेश्चन वहीं आ गया। अगला क्वेश्चन है कि कौशेय शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौशेय शब्द का प्रयोग किया जाता है रेशम के लिए। किसके लिए? रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? जो चीनी लेखक हैं वो भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो इनंतु। क्या करते हैं? इनंतु, इनंतु, इनंतु। ठीक है, इनंतु। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? जो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में। तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? मुसलमान। कौन थे? मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय के जो विनाश के कारण कौन थे? मुसलमान। अगला क्वेश्चन है कि गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र क्या था? जो गुप्तोत्तर युग है, वर्धन वंश है, उसका व्यापारिक केंद्र क्या था? कन्नौज। कन्नौज राजधानी भी थी, उनका व्यापारिक केंद्र भी था। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि आदि शंकर, क्या कह रहा है? आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था कहाँ? हुआ था केरल में। तो आदि शंकर जिसे बाद में शंकराचार्य कहा गया, उनका जन्म हुआ था केरल में। आगे क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ कहाँ कहाँ है? जो आदि शंकराचार्य हैं, जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने चार मठों का निर्माण करवाया। कहाँ कहाँ करवाया? पहला जोशी मठ में, पहला जोशी मठ में, दूसरा द्वारिका, तीसरा पुरी और चौथा श्रृंगेरी। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है और पूछा भी गया है। ठीक है, तो जो आदि शंकराचार्य थे उसने चार मठों का निर्माण करवाया। पहला जोशी मठ में, दूसरा द्वारका में, तीसरा पुरी में, चौथा श्रृंगेरी में। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट में जो मन आए वो लिख देना। ठीक है, अगले पार्ट क्या पढ़ेंगे? अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? प्राचीन भारत। प्राचीन भारत से जितने भी क्वेश्चन अभी क्या पढ़ रहे थे? प्राचीन भारत पढ़ रहे थे ना? प्राचीन भारत ही पढ़ रहे थे ना? तो प्राचीन भारत के विविध, विविध बोला है ना, प्राचीन भारत का विविध। तो अब क्या करेंगे? जितना पढ़े हैं उसका पूरा हम लोग रिवीजन करेंगे एक टॉपिक में। ठीक है, तो अगला वाला जो टॉपिक होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जितना भी हमने 8 9 10 टॉपिक पढ़ चुके हैं उसका पूरा रिवीजन इसमें कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।